हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। आज की इस वीडियो में मैं फिर से ला चुका हूं आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी 12 लेवल एग्जाम को, जो कि 7 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, आप सबको बता दें कि मैंने ही इंडियन हिस्ट्री या फिर कि भारतीय इतिहास का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 वीडियो बना चुका है, ये पार्ट 2 वीडियो, और इसमें मैं फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन जो इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं प्राचीन इतिहास से, प्राचीन भारत इतिहास से क्या क्वेश्चन बनेगा वो पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है आप सभी का कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, ये आप सभी को बताना है। कथन क्या क्या वो देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या है कि हड़प्पा वासी तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी और नावों का प्रयोग परिवहन के लिए करते थे। वे लोहे और औजारों के हथियारों से भली भांति परिचित थे। उनकी नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। तो ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को बता दें, वे लोहे और औजारों, यानी ऑप्शन नंबर 3, वो लोहे को नहीं खोज पाए थे उस समय। इस कारण से दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी ही हो जाएगा। ठीक है, देखने में क्वेश्चन तो बड़ा बड़ा, आंसर काफी ज्यादा छोटा है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को कि वैदिक युग में वैदिक काल में या फिर वैदिक युग में वित्त शब्द का क्या अर्थ है, जिससे वेद शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये आप सभी को बताना है कि वैदिक काल में वित्त शब्द का क्या अर्थ था और जिससे वेद शब्द की उत्पत्ति हुई। तो आप सभी को दे रहा हूं ज्ञान। ठीक है, वैदिक काल में वित्त शब्द का क्या अर्थ था, ज्ञान। ठीक है, क्योंकि विद्यमान होता था, इसी वजह से वित्त शब्द का विद्यान। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा नंबर सवाल आपको बनता है कि त्रिरत्न यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित। तो आप सभी को बता दें, ये जो है वो जैन धर्म से संबंधित है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या बनता है बच्चों, आप सभी के निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं था। तो आप सभी को बता दें, अवंती जो है वो गंगा तट पर, यह मध्य भारत में स्थित है और उज्जैन इसकी राजधानी थी। बट दोस्तों ये गंगा तट की इस पर नहीं था। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो आप सभी को बता दें, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो वो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, यानी ब्राह्मी शब्दों में लिखे गए हैं बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि मिलिंद पन्हो क्या है। ये आप सभी को बताना, मिलिंद पन्हो क्या है। एकदम सटीक क्वेश्चन, सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों। आपसे को उत्तर हो जाएगा, एक बौद्ध भिक्षु और एक हिंदू यानी राजा के बीच का संवाद। ठीक है, मिलिंद पन्हो क्या है कि बौद्ध भिक्षु और एक हिंदू यूनानी राजा के बीच का संवाद जो है वो ये है। क्या है, आप जरा देख लेते इसको और थोड़ा डिटेल से क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि एक बौद्ध भिक्षु और एक हिंदू यूनानी के बीच संवाद, यानी कि इसमें बिंद बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंदू यूनानी राजा मिमंडार के बीच का संवाद, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के बड़े पैमाने पे किस वंश के शासकों ने जारी किए थे। यानी सोने के सिक्के उस समय चलते थे, सोच सकते थे। वो क्वेश्चन किया था, कुषाण वंश ने किया था। ठीक है, बाद में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले, यानी बड़े पैमाने पर चलाने वाले किस शासक के शासकों ने जारी किए थे। आपसे बताते हैं कुषाण के शासक ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बनता है, तो आपसे को बता दें कि शून्य की अवधारणा और 10 प्रणाली पर का विकास भारत में किस काल में हुआ था। आपसे को बता दें गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। ठीक है, अब जरा मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनेगा आप सभी का। तो मध्यकालीन भारत से आपका क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान नाम याद रखना है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवाने बंदगाम यानी दासों का विभाग की स्थापना की थी। तो आप सबको बता दो, दासों के लिए जो दीवाने बंदगान बनाया था वो उसने बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना। फिरोज शाह तुगलक ने यह कारनामा करके दिखाया था। क्या करके दिखाया, दीवाने बंदगान या दासों की विवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है आप सभी का कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित की थी। आप सबको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो दिल्ली से किस शहर में अपना जो राजधानी स्थल की थी। आप सबको बता दें वो क्या है, दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दिल्ली से अपनी राजधानी को जो ट्रांसफर किया था वो दौलताबाद किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के किस संत ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो आप सभी को बता दें, भक्ति आंदोलन के जो है वो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की थी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी। आप सबको बताना है कि मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल की मुख्य विशेषता क्या थी। तो आप सबको बता दें चित्रकला का स्वर्ण युग, यानी चित्रकला का स्वर्ण काल, यानी कि इसी में दोस्तों चित्रकला करने का जहांगीर को बड़ा शौक था और उस समय दोस्तों इस चीज का बड़ा ही चर्चे में भी रहा था। ठीक है, आजकल 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या, औरंगजेब के शासनकाल में किस गुरु को फांसी दी गई थी। तो आप सभी को बता दें, औरंगजेब के शासनकाल में जो है गुरु तेग बहादुर को जो है फांसी दी गई थी। ठीक, औरंगजेब के शासनकाल में किस गुरु को फांसी दी गई थी, गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है आप सभी का, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।
कि शिवाजी ने किस किले में राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति को उपाधि का धारण की थी। याद रखना है कि शिवाजी ने किस किले में राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति जो उसको कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी कहा जाता है, किस किले में राज्याभिषेक उसका होता है छत्रपति का, तो उसका नाम क्या है? रायगढ़ का किला। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम सभी। अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? ये आपसे बता रहे, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था जिसके काल में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था जिसके काल में दोस्तों तेलुगु साहित्य का विकास हुआ था? आपसे बता दें, कृष्णदेवराय। ठीक है, यह की नाम याद रखना आप सबको, जैसे ही विजयनगर का नाम आता है या फिर तो आपसे याद रखना कृष्णदेवराय। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अब आधुनिक भारत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो आधुनिक भारत की तरफ से आपका सवाल बनता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यानी कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, यानी पुर्तगाल कौन भारत आता? तो आपसे को बताते हैं, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो आप नाम याद रखेंगे। ठीक, अल्फांसो ही थे वो जिसने कि पुर्तगाली शक्ति का जो है वास्तविक संस्थापक भारत में डाला थे, नींव डाली थी। कौन? अल्फांसो, अल्फांसो डी। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल त्रासदी यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना किस शहर में हुई थी? तो आपसे को बता दो, ब्लैक होल ट्राजेडी का घटना जो है वो कोलकाता में हुई थी बच्चों। याद रखना, कोलकाता में ही हुई थी ब्लैक होल। ब्लैक होल से अपने आप याद रखना, ठीक है। फिर 18 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? तो आप सभी को बता दें, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरू की थी। याद रखना, लॉर्ड कार्नवालिस ने जो है परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कार्नवालिस कार्नवालिस ने। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आप सभी को बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। याद रखना, नाना साहेब काटे टोपी उनके सेनापति थे। ठीक है, ठीक है, आपसे को बताना कि बी कुंवर सिंह ने कहा किया था, बेगम हजरत ने कहा कि ये आप सबको कमेंट में करके बताना है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आप सबको बता दो, उससे जो है राजा राम मोहन रोय को कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन रोय को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपसे बता दें, बेलगांव में की थी 1924 में, और यही उसका लास्ट कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, पहला और लास्ट यही था, उसके बाद नहीं की इसने। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने की थी बच्चों। ठीक है, आप सभी को पता भी होगा शायद। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि कैबिनेट मिशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ये आप सभी को बताना है कि भारत में कैबिनेट मिशन किस उद्देश्य से आया था। तो आप सभी को बता दें, वो जो अंतरिम सरकार बनाने की योजना प्रस्तुत करने के लिए भारत आया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि पूना समझौता यानी पूना पैक्ट किन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो आप सबको बता दें, वो जो है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच दोस्तों पूना समझौता यानी पूना एक्ट हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, आज का 25 नंबर का सवाल बनता है आप सभी का कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी को बता दें कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक, याद रखना। ठीक है, अब जरा फिर से 25 क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी, जो कि आप सभी लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। प्राचीन भाषा फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है आप सभी के लिए कि मिर्च कच्छ कटिकम यानी द लिटिल क्ले काट। ठीक है, मिर्च कच्छ कटिकम यानी कि द लिटिल क्ले काट नामक पुस्तक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के लेखक कौन थे? तो आपसे बता दें, बौद्ध कौन थे? शूद्रक थे। ठीक है, शूद्रक थे, याद रखना नाम आप सभी के। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये मिले यानी जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो आपका कालीबंगा, याद रखना, कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि प्रारंभिक वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो आप सभी को बता दें, प्रारंभिक वैदिक काल में सभा समिति जो थी वो क्या थे? राजनीतिक सभाएं जो राजा की शक्ति को नियंत्रित करती थी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि सप्तपर्णी गुफा का संबंध किस धर्म से है या किस घटना से जुड़ी हुई? ठीक है, सप्तपर्णी गुफा का संबंध जो है वो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म और प्रथम बौद्ध संगति से, याद रखना। ठीक है,
अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के इस काल के दौरान कौटिल्य चाणक्य का मुख्य पद क्या था? तो आप सभी को बता दें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान कौटिल्य चाणक्य जिसको दोनों चीज कहा जाता था महामंत्री यानी कि प्रधानमंत्री उनको बनाया गया। जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी, उस तरीके से दोस्तों महामंत्री थे उस समय कौन? चाणक्य यानी कौटिल्य, सोच सकते हैं, तो इसलिए उसे प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कांधार कला शैली का विकास मुख्य रूप से किसके शासनकाल में हुआ था? कांधार कला शैली का विकास जो है मुख्य रूप से किस शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था कुषाण। ठीक है, कुषाण जो हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा था, कुषाण ने सोने के सिक्के चलाने वाले भारत के पहले शासक थे जो कि पूरे तरीके से सोने के सिक्के चलाते थे। और कुषाण अभी क्या कहते हैं? कंधार कला शैली, यानी कुषाण विशेषकर कनिष्क के समय के हैं, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि गुप्त काल के दौरान चिकित्सा के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए किसे जाना जाता है? ठीक है, गुप्त काल के दौरान चिकित्सा यानी कि दवाई दवाई के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए किसे जाना जाता है? तो आप सबको बता दें वो जाना जाता है सुसूत्र। सुसूत्र को जाना जाता है जिन्हें शल्य चिकित्सा शल्य चिकित्सा का जनक का माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि चंद प्रसिद्ध हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आप सबको बताना है कि प्रसिद्ध जो हैंसोंग थे वो किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत वो आया था। ठीक है, अब जरा मध्यकालीन मेडिवल इंडिया के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनेगा आप सभी का जो बन सकता है। तो क्वेश्चन बनता है आप सभी का, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा यानी घुटने पे झुककर सुल्तान को सलाम करने का प्रथा और पायबोस यानी पाँवों को चूमने की प्रथा शुरू की थी? तो आप सभी को बता दें ऐसा करने वाले कौन थे? बलबन थे। ठीक है, बलबन ने ऐसा काम किया था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को कि घोड़े को दागने और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी? क्योंकि दोस्तों उस समय काफी ज्यादा मतलब फ्रॉड चल रहा था। उसने जो प्रथा चलाई थी सैलरी देने की, उस सैलरी में कुछ गड़बड़ हो गई थी। इस कारण से दोस्तों, क्योंकि दूसरे एरिया के जैसे कि इस एरिया के जो सैनिक है और इस एरिया का सैनिक है, तो जब इस एरिया को जब पैसा देने की बात आती थी तो ये एरिया के घोड़े और इस एरिया के सैनिक भी इसे मिलकर इससे पैसा ले लिया करते थे। इससे दोस्तों थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पैसे घट कमी हो रही थी अलाउद्दीन खिलजी को। इस कारण से दोस्तों उसने जो ये घोड़े दागने और सैनिक हुलिया की जो है क्या बोलते हैं पद्धति निकाली। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ये आप सभी को बताना कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का विवरण देती है। तो आप सभी को बता दें तारीख फिरोज शाही के लेखक जो थे वो जियाउद्दीन बर्नी थे। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी थे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि अमुक्त माल्यादा नामक तेलुगु कृति की रचना किस विजयनगर शासक ने की थी? तो इसका भी जब भी विजयनगर का नाम आएगा आपको याद रखना कृष्ण देवराही या नाम याद रखना। ठीक है, याद रखना ओमुक्ता माल्यादा नामक तेलुगु कृति की रचना किस विजयनगर शासन की? तो आपसे बोल रहे हैं कृष्ण देवराय। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मुगल शासक में मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप सभी को बता दें मुगल काल में मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? आप सभी को सैन्य और नागरिक प्रशासन को संगठित करना। ठीक है, मुगल काल में मनसबदारी का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य और नागरिक प्रशासन को संगठित करना। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है आप सभी का? अगला सवाल बनता है कि अकबर के शासन काल में टोडरमल किस विभाग से संबंधित है? तो आप सभी को बता दें टोडरमल को जो है वो राजस्व और वित्त विभाग में रखा गया, पैसे की देखरेख में रखा गया, तो राजस्व की भूमि तुमी के लिए रखा गया था बच्चों। ठीक है, टोडरमल को। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस युग में जो बड़े पैमानों पर इमारतों का जो निर्माण हुआ जैसे कि ताजमहल, लाल किला और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों इसी युग में बनी थी। इसी कारण दोस्तों इसे जो है मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस से गुरु ने की थी? तो आप सभी को बता दें गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस गुरु अंगद देव ने की थी, याद रखना। ठीक है, अब जरा थोड़ा 16 सवाल होगा। अब जरा आधुनिक भारत का सवाल हम सभी देख लेते हैं। ठीक है, तो आधुनिक सवाल से पहला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए घेरे की नीति, ठीक है, भारत में ब्रिटिश सरकार के विस्तार के लिए घेरे की नीति रिंग फेंस पॉलिसी का प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया था? ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश विस्तार के लिए घेरे की नीति यानी कि रिंग फ्रेंच पॉलिसी का प्रयोग किस गवर्नर जनरल ने किया था? आपसे बताते थे बोरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, बोरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी की शुरुआत। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आप सभी को बताते उसको जो है राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय यानी कि मुगल सम्राट
अकबर द्वितीय थे जो कि मुगल सम्राट के शासक, उसी ने दोस्तों अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी बच्चों, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय मुगल सम्राट ने, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि भारत में सबसे रेलवे का जनक किसे माना जाता है जिनके कार्यकाल में पहली ट्रेन चली थी? तो आपसे बता रेलवे का जनक जो है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता था, और 1853 में जो पहली बार ट्रेन चली थी तो मुंबई से थाने तक, ठीक है। ठीक है, और जनक इसे ही माना था, डलहौजी को माना था, ठीक। डलहौजी नाम याद रखना, जिसके शासन काल में कार्यकाल में पहली ट्रेन चली थी भारत में 1853 में, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आप सभी को बनता है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ठीक है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? उसको बी डी सावरकर ने इसे कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि दोस्तों 1857 से ही दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह स्टार्ट हो भी गया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के, स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपसे बता वो था बंगाल का विभाजन बच्चों, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? बंगाल का विभाजन बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया था? तो आपसे पता चौरा चौरी कांड के बाद दोस्तों बाहर मतलब काफी लोग मर भी गए थे, इस कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन की को वापस ले लिया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे 23 नंबर का सवाल कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो आपसे को बता दूसरी गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है वो भाग लिया था बच्चों, ठीक है। आज का 44 या फिर कहा जाए तो 48वां सवाल आप सभी का बनता है, या फिर 49वां भी बोल सकते हैं। तो 49वां सवाल बनता है आप सभी का कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो आपसे बता उसको जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था करो मरो का नारा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आप सभी को बता दें लाहौर अधिवेशन में 1929 में दोस्तों जो है पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरीके से हमें आजादी का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था भारत के नेताओं के द्वारा। तो टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, वो भी अलग हट के क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है 50 क्वेश्चन। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, काफी मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके से और भी आपको डेली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सभी विषय से जुड़े हुए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।